हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सिविल बिट्स में, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। तो उसी के अंदर हमने अपना जो सब्जेक्ट था डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। इसके प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके थे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने जो कंप्रेशन मेंबर था वो हमने चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था कि जो हमारे उसके क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल से डिजाइन के क्वेश्चन थे, वो सब हम पहले ही कर चुके थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर है बीम्स। तो हम यहाँ पे आज बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीम्स की बात करेंगे। बीम्स आप सबने आरसीसी के अंदर पढ़े होंगे कि बीम्स क्या होते हैं हमारे, है ना। पढ़े होंगे आरसीसी के अंदर के बीम क्या होते हैं, जो हमारे लेटरल लोड जो आता है हमारा, है ना, ट्रांसफर डायरेक्शन में जो लोड लगता है उसको जो रजिस्ट करने के लिए हमारी स्ट्रक्चर यूज होती है, वही क्या होता है, बीम होता है ना। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बीम होता है हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो ट्रांसवर्स लोड को बियर करता है, वो क्या होता है, हमारे बीम होते हैं। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बीम हमारा क्या होता है। बेसिकली तो आपको पता चल गया कि जो हमारा ट्रांसवर्स लोड को जो बियर करता है वो क्या होता है, बीम होता है। तो बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच हैव ए लार्जर लेंथ कंपेयर टू इट्स सेक्शनल डायमेंशन। जो बीम होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर का मेंबर होता है। क्योंकि अब पता ही आपको, जो स्ट्रक्चर होती है हमारी कई चीज़ों से मिलकर बनती है। उसके अंदर आपके बीम्स भी होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वॉल्स होती है, फुटिंग होती है, ये सब क्या होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये मेंबर हमें असेंशियल होते हैं। तो उसी में से एक बीम जो है हमारा, वो भी क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसका एक पार्ट है स्ट्रक्चर का हमारी। तो विच हैव ए लार्ज लेंथ कंपेयर टू इट्स सेक्शनल डायमेंशन। ये जो हमारा क्या था यहाँ पे बीम होता है, क्या होता है, जो बीम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसका सेक्शन हम देखें, रेक्टेंगुलर बीम है अगर हमारा, तो कुछ ऐसे है। तो उसकी जो लेंथ है हमारी, लेंथ क्या होती है, इसकी जो बीम की लेंथ होती है वो जो उसकी सेक्शनल डायमेंशन थी। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया, मान लिया विड्थ जो थी बी थी, डेप्थ डी थी, तो उसके कंपेरिजन में जो उसकी लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल लोड्स ऑन द बीम ऑलवेज एक्ट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो बीम है, बीम के ऊपर जो भी लोड हमारे यहाँ पे लगेंगे, जब भी बीम हमारा बनेगा उसके ऊपर जो भी लोड लगेंगे वो सब कौन से लगते हैं, ट्रांसफर डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर या फिर उसके लंबवत लगते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो लंबवत दिशा में काम करते हैं हमेशा सब फोर्स बीम के ऊपर। इन ए बीम सेक्शन बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस आर डेवलप्ड। जो बीम होता है, बीम के अंदर आपने देखा भी होगा, आरसीसी के अंदर भी आपने बीम के अंदर पढ़ा होगा। मान लीजिए आपका बीम का कोई सेक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जब आप इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो, जिस तरीके से बनाते थे, ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेस आती थी हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आती थी हमारी कौन सी, कंप्रेशन, सिंपली सपोर्टेड के लिए। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आती थी। तो सेम होगा, जो आपके स्टील वाले बीम होगी उसके अंदर भी सेम होगा। आपकी जो शियरिंग स्ट्रेस है वो भी डेवलप होगी इसके अंदर, और आपकी जो बेंडिंग है वो भी, बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी इसके अंदर वहाँ पे डेवलप होगी, है ना। जैसे आपने आरसीसी के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे भी शियर स्ट्रेस आपने और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ी थी, तो सेम चीज हमारी यहाँ पे भी इसके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज देन इट इज नोन एज लिंटल। जब हम इसे क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे, हमें क्या बनाना है, डोर्स बनाने हैं, विंडो लगानी है कहीं पे, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक छोटा बीम यहाँ पे इसके ऊपर प्रोवाइड करा देते हैं ऐसे। ठीक है, जो क्या करता है कि जो वॉल्स है उसके ऊपर जब दीवार हम यहाँ पे बनाएंगे, तो उसका जो लोड है वो डायरेक्टली क्या हो, हमारे डोर या विंडो के ऊपर वहाँ पे ना आए। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दीवार के अंदर ही एक छोटा सा बीम बना देते हैं। उस बीम का नाम क्या होता है, लिंटल बोलते हैं उसे। ठीक है, अगर दीवार के अंदर जो बना होता है बीम, उसे क्या बोलते हैं हम, लिंटल बोल देते हैं। बेसिकली कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे भी आपकी ओपनिंग्स आती है ना, या खुली जगह आती है जहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। बहुत बार आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बार आप पढ़ चुके, सोम आरसीसी सबके अंदर आपने पढ़ा कि बीम्स के टाइप कौन कौन से होते हैं हमारे। तो कौन कौन से मेन टाइप होते हैं हमारे बीम्स के। सबसे पहले आपका बीम आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सब लोग जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है। ये बीम है, दोनों तरफ, दोनों साइड से क्या है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ से भी सपोर्ट किया हुआ है इसको, यहाँ से भी सपोर्ट किया हुआ है, सिर्फ दो सपोर्ट से। ठीक है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। नेक्स्ट आपका बीम कौन सा आ सकता है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है। कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है, आपका जो एक एंड है वो तो फिक्स होता है, दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। मतलब जो सपोर्ट है सिर्फ एक एंड के ऊपर ही यहाँ पे होती है। ये कौन सा बीम होता है, आपका कैंटिलीवर बीम होता है। नेक्स्ट फिक्स बीम आ जाता है। फिक्स बीम का कौन सा बीम होगा, आबद्ध बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको। फिक्स बीम कौन सा होगा, जिसमें हमारे दोनों साइड से क्या हो, फिक्स सपोर्ट यहाँ पे लगी हो। मतलब दोनों तरफ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे फिक्स सपोर्ट इसमें लगा दी। ठीक है, तो ये कौन सा बीम है, आपका फिक्स बीम है।
नेक्स्ट आपका कंटिन्यूस बीम आ जाता है। कंटिन्यूस बीम क्या होता है, जिसके अंदर हमारे दो या दो से दो तो हमारे सिंपल सपोर्टेड के अंदर ही है, दो से ज्यादा है, ठीक है। जब भी हमारी जो बीम है उसके अंदर दो से ज्यादा सपोर्ट होगी तो वो आपका कौन सा बीम होगा, वो होगा आपका कंटिन्यूस बीम होगा, ठीक है। इतनी भी आपकी सपोर्ट हो सकती है लेकिन दो से ज्यादा होगी, तो ये कौन सा होगा आपका कंटिन्यूस बीम। इसके अलावा आपके ओवरहैंग बीम भी होता है। ओवरहैंग बीम कौन सा होता है, जिसमें आपकी सपोर्ट से बाहर की तरफ जो पोर्शन होता है ये यहाँ पे निकला हुआ होता है, ठीक है। सपोर्ट से बाहर की तरफ एक फ्री पोर्शन हमारा बीम का होता है, तो कौन सा होता है, ओवरहैंग बीम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशंस इन डिजाइन ऑफ बीम। जब भी हम किसी चीज का डिजाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना है, किसी भी सेक्शन का डिजाइन करना है, ठीक है, या किसी मेंबर का हमें डिजाइन करना है, तो उसके अंदर क्या है, पहले से हम कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। जैसे जब आपने रिविट की बात की थी, तो रिविट के अंदर हमने मान के चले थे कि जो रिविट है वो वहाँ पे स्लिप नहीं हो रही है ना। जब प्लेट के अंदर आपने रिविट को टाइट कर दिया तो वो वहाँ पे स्लिप नहीं होती है ना, तो वो क्या थी, उसकी अजम्पशन थी, हम उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। उसके अंदर हम ये भी मान के चलते थे कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होता है, जीरो, कि जब जो रिविट है वो प्लेट की सर्फेस के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे नहीं लगा रही, लेकिन एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एजम्पशन उसको मान के चल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है या डिजाइन है वो आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हमारी सबसे पहली एजम्पशन यहाँ पे आती है, सेक्शन शुड बी रिमेन इन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कि जो आपका प्लेन जो सेक्शन था, ठीक है, जो सेक्शन आपने यहाँ पे यूज किया था, उस सेक्शन पे जब आप लोड आएगा तो लोड आने के कारण क्या होगा, उसके अंदर बेंडिंग आएगी, तो बेंडिंग होने के बाद में भी जो हमारा सेक्शन है वो प्लेन के अंदर ही रहना चाहिए, है ना। जैसे उसकी शेप थी पहले, सेम ऐसी ही उसकी शेप होनी चाहिए। मान लिया आपने आई बीम सेक्शन यहाँ पे यूज किया था, ठीक है, तो लोड लगने के बाद भी क्या होना चाहिए, आई सेक्शन ही होना चाहिए, है ना। जैसा स्टार्टिंग में था सेम ऐसा ही वो होना चाहिए। सेकंड, डिफ्लेक्शन शुड बी लिमिटेड कंडीशन। जो डिफ्लेक्शन हमारा बीम के अंदर आएगा वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंडीशन के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर जो हमारा डिफ्लेक्शन है बहुत ज्यादा वहां पे आ गया, है ना। कैसे, मान लिया आपका बीम था, इसके अंदर ही आपने यहाँ पे लोड लगाया और ये क्या हुआ, डिफ्लेक्शन, इसके अंदर इतना डिफ्लेक्शन आया कि आप उसे डिजाइन नहीं कर पाओगे, है ना, जिसके लिए हम उसे डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है सिर्फ क्या है, एक लिमिटेड कंडीशन के अंदर ही है ना, एक वैल्यू है जो हमारी उसी वैल्यू के वो अंदर है। थर्ड जो हमारी एजम्पशन है वो क्या होते हैं, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। सिंपल सा है कि मटेरियल हमारा क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। स्टील के अंदर जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस ही होता है। आरसीसी के अंदर हमारा मटेरियल होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि आप साइड पर उसको बनाते हैं उसके अंदर स्टील भी होती है ना, कंक्रीट भी होती है उसमें, तो वो आपका होमोजीनियस नहीं होता, लेकिन आपके स्टील तो क्या होता है, प्योर होमोजीनियस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। बीम सेक्शन कौन कौन से टाइप के हमारे हो सकते हैं, तो फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शन फॉर बीम। जो बीम है हमारा, कौन कौन से हम सेक्शन उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, तो कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं, हम जो बीम है वो सिंगल आई सेक्शन का बना सकते हैं। एक आई सेक्शन लिया, सिर्फ उसी का हमने क्या किया, वहाँ पे बीम बना दिया। लेकिन क्या है कि अगर आपका लोड जो है ज्यादा आ रहा है, स्ट्रक्चर के ऊपर लोड जो है ज्यादा है और सिंगल सेक्शन उसको बियर नहीं कर पा रहा, तब आप क्या कर सकते हो, आई सेक्शन विद प्लेट एट फ्लैंज। आप क्या करोगे, एक आई सेक्शन लोगे और आई सेक्शन के ऊपर क्या करेंगे, जो उसकी फ्लैंज है, इस फ्लैंज के ऊपर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक प्लेट लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड भी हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है, जिससे क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है हमारी वो ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आई सेक्शन विद चैनल। आप आई सेक्शन के ऊपर क्या कर सकते हो, चैनल भी लगा सकते हो ना। ये आई सेक्शन था, इसके ऊपर क्या किया आपने, यहाँ पे एक चैनल लगा दिया। चैनल कौन सा होता है, जो सी शेप का होता है, इस तरीके से लगा दिया, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। दो आप क्या है, आई सेक्शन को दो आई सेक्शन भी यूज कर सकते हो। एक तो आई सेक्शन ये था यहाँ पे, एक आई सेक्शन और लगा दिया साथ में, अगर लोड की वैल्यू और भी ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे इनको प्लेट से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके सेक्शन बन सकते हैं इसको जोड़ने के लिए हमारे। अब बात आती है आपकी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। जो मेन मेन हमारी टर्म्स होती है इसके अंदर, हमारी जो बीम्स के अंदर यूज होती है ना, न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम उनका यूज करेंगे, तो कौन कौन सी होती है, फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन बीम। इन टर्म्स के बारे में पेपर के अंदर भी आपका डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, कि नाम दे देगा कि आपको इस टर्म्स को वहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो टर्म आती है, इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम। जो बीम का हमारा इफेक्टिव स्पान है वो कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। सेकंड आता है आपका सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस आपने पढ़ा भी होगा, खंड मापांक बोलते हैं इसको, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड मापांक। तो सेक्शन मॉडुलस को हम बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं, जेड पढ़ेंगे से हम, जेड क्या होता है,
तो इफेक्टिव स्पान की बात कर लेते हैं पहले हम। बीम का जो इफेक्टिव स्पान होता है तो ये क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द बीम विच इज यूज फॉर डिजाइन और एनालिसिस ऑफ बीम। बीम की कोई भी ऐसी लेंथ जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, उसके डिजाइन के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पान वहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ हमारी डिजाइन के अंदर यूज हो जा रही है, या फिर एक तरीके से बोले कि कितनी लेंथ के ऊपर हमारा जो स्ट्रेस है वो अच्छी तरीके से काम वहाँ पे कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी दो केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दो आपके सिलेबस के अंदर है जो आपके न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ दो ही केस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट केस कौन सा होता है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आपका जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी कंसिडर करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। जो आपने सपोर्ट यहाँ पे यूज की हुई है, ये आपका बीम है यहाँ पे, और आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट्स का यूज किया हुआ है इस तरीके से। तो जो सिंपल सपोर्टेड बीम के केस में हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी, जो हमारी वॉल्स है इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी, एल इफेक्टिव से भी दिखा देते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, एल इफेक्टिव होगी, ये इफेक्टिव लेंथ होगी सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। अगर आपका यहीं पे केस सेकंड, अगर कैंटिलीवर बीम यहाँ पे आपका आ जाए, तो कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ जो होगी, डिस्टेंस ऑफ फ्री एंड फ्रॉम सपोर्ट प्लस हाफ इफेक्टिव डेप्थ। क्या करेंगे, मान ले आपकी सब यहाँ पे सपोर्ट थी, रह गया था आपका यहाँ पे, इस तरीके से कैंटिलीवर बीम बना हुआ है, तो उसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, एक तो उसकी टोटल लेंथ हमारी एल यहाँ पे है ही, तो जो एल इफेक्टिव होगा इसके केस में हमारा वो क्या होगा, जो लेंथ है एल, उसमें ऐड क्या करेंगे हम, जो इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, है ना, इसका सेक्शन ऐसा होगा कुछ, जो उसकी इफेक्टिव डेप्थ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एल प्लस डी कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, किसके केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में। नेक्स्ट बात आती है आपकी सेक्शन मॉडुलस की। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम आउटर फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे जो मैक्सिमम आपका फाइबर की डिस्टेंस होगी उसका रेशियो क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस यहाँ पे होता है ना। कैसे, मान लीजिए आपका यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, इसका न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे बीच में, कहीं पे भी किसी भी सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस, तो उसमें जो आपकी यहाँ पे बात की डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम आउटर फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें क्या करोगे आप, न्यूट्रल एक्सिस से क्या देखोगे कि मैक्सिमम जो फाइबर है वो कितनी डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम वाला, है ना। आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है ये तो होगा नहीं कि आपकी बिल्कुल मिड में हो, है ना, अगर बिल्कुल रेक्टेंगुलर आपका सेक्शन होता तो आपकी मिड में होती है वो, लेकिन अगर क्या हुआ इसके ऊपर कोई प्लेट लगी हुई है, स्टील के अंदर प्लेट लगा रखी है वहाँ पे सेक्शन के अंदर, तो क्या हो सकता है, इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है मूव कर सकता है। तो उसमें हमें क्या देखना है कि मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है, मान लिया वैल्यू जो है हमारी y1 है और ये वैल्यू हमारी क्या है, y2 है, ठीक है। जो मैक्सिमम फाइबर है हमारा, मैक्सिमम फाइबर कहाँ है, ये है मैक्सिमम फाइबर, और एक ये है जो आउटर साइड है हमारी, तो उसमें आपकी डिस्टेंस y1 भी हो सकती है या y2 भी हो सकती है ना, y1 भी हो सकती है y2 भी हो सकती है। तो उसमें से वैल्यू कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर होगी, चाहे आपका y1 हो चाहे आपका y2 हो, ठीक है। इनका रेशियो हमारा क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस। जेड से हम इसे डिनोट करते हैं, रेशियो होता है I/y। आई क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और y क्या है, y है हमारा डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम फाइबर की डिस्टेंस है वो। नेक्स्ट बात आती है आपकी शियर फोर्स की। शियर फोर्स भी आपको पता ही है, शियर फोर्स क्या होता है हमारा, इट इज द अलजेब्राइक सम, ये वाला सम नहीं है, ये सम ऐड वाला सम है, ठीक है, SU जो एडिशन वाला सम होता है वो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ वन साइड ऑफ फोर्स। आपके पास में अगर बीम है, हाँ, आपके पास में क्या है, कोई बीम है यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर बहुत सारे हमारे क्या है, लोड लगे हुए हैं इस तरीके से, तो आपको जो शियर फोर्स पता करना है, मान लिया इस वाले सेक्शन में आपको शियर फोर्स पता करना है, तो जो शियर फोर्स होगा इस सेक्शन पे एक्स एक्स पे, वो क्या होगा, वो होगा हमारा किसी भी एक साइड से, जो मान लिया आप, तो या तो ये राइट वाली साइड ले लो या आप लेफ्ट वाली साइड ले लोगे, तो किसी भी एक साइड के जो फोर्स है उनका अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको मान लिया अगर आपने पॉजिटिव लिया है, तो जो डाउनवर्ड आएंगे उनको क्या लोगे, नेगेटिव। एक साइड के लेने हैं, चाहे तो आप ये इस साइड के ले लो, चाहे आप इस साइड से ले लो, ठीक है, तो एक साइड से लेने हैं किसी भी, तो ये क्या होता है, शियर फोर्स होता है। नेक्स्ट बात आती है बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है हमारा, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स विद डिस्टेंस, है ना। फोर्स की मल्टीप्लाई हम किसके अंदर करेंगे, डिस्टेंस के अंदर करेंगे, और उनका सबका क्या करेंगे, हम अलजेब्राइक सम कर देंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, एंटी क्लॉक में है तो उनको नेगेटिव मान के इनका सम वहाँ पे निकाल देंगे,
ठीक है, यही क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। इट मे बी काउंट फ्रॉम ओनली वन साइड, आइदर इट मे बी लेफ्ट और राइट। इसको भी हम एक साइड से कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो आप राइट साइड से कैलकुलेट कर दो या आप इसे लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम अलग अलग जो केस है उसके बारे में यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारे शियर फोर्स होते हैं, बेंडिंग मोमेंट होते हैं, अलग अलग केस में क्या क्या वैल्यू वहाँ पे होती है, सोम के अंदर आपने पढ़ा था। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें क्या है हमारा एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन है, जो उसका मिड है स्पान, जो मिड स्पान है इसका, है ना, जो उसका हाफ है बिल्कुल लेंथ का, वहाँ पे कोई हमारा पॉइंट लोड काम कर रहा है, तो उसके लिए जब हम देखेंगे अगर शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स कितना होगा, W/2 होगा शियर फोर्स, है ना। बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL/2। हाँ, सिंपल देखो, आपको क्या करना, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, है ना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन। तो रिएक्शन की जो वैल्यू है हमारी कितनी आएगी यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा आपका W/2, ये भी कितना आ जाएगा W/2। तरीका क्या था हमारा कैलकुलेट करने का, हम कैसे करते थे, RA प्लस RB इक्वल टू जो टोटल लोड था वो। ठीक, अब क्या करते थे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया और उसे बराबर किसके रख देते थे, 0 के। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पे इसके अबाउट ले रहे हैं, है ना, इसे मान लिया आपने क्या, RA और मान लिया RB, तो B के अबाउट ले रहे हैं हम, B पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा आपका RA इंटू L, B तक की जो डिस्टेंस है RA इंटू L, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमने प्लस मान लिया उसको। अब W की बात करते हैं, एंटी क्लॉक में मूव करेगा उससे, तो क्या होगा माइनस W इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी हमारी L/2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे यहाँ से तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W/2, है ना। अब शियर फोर्स आपको W पॉइंट पे यहाँ पे शियर फोर्स निकालना था, तो शियर फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे किसी भी एक साइड से लेना है, तो आप क्या कर रहे हैं, चाहे तो इस साइड से ले लो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, राइट साइड से हम मान के चल रहे हैं, तो अपवर्ड जो फोर्स लगा हमारा, है ना, राइट साइड में जो अपवर्ड लगा उसे हमें पॉजिटिव मान लिया, तो कितना है W/2 है। इसके बाद जब आप क्या करें, यहाँ पे गए नेक्स्ट W पॉइंट पे गए, तो W पॉइंट तक जब आप पहुंचे तो उसके बीच में कोई भी हमारा यहाँ पे लोड नहीं लगा हुआ है ना, कोई भी लोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो आपका जो शियर फोर्स था इस पॉइंट तक कितना आया, सिर्फ W/2 ही आया। अगर क्या होता है यहाँ पे कोई और फोर्स भी लगा होता बीच में, है ना, यहाँ पे कोई आपका फोर्स लगा होता तो उसकी वैल्यू को इसमें से यहाँ पे माइनस कर देते। ये क्या हो गया आपका शियर फोर्स आ गया यहाँ पे, है ना। बेंडिंग मोमेंट इसी तरह आपका WL/2 हो जाएगा, जब आप बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आपकी W/2 आ चुकी थी, ये भी W/2 आई थी, इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा W/2 इंटू L/2, आपका यहाँ पे WL/4, WL/4 होता है, ठीक है। करेक्ट कर लेंगे, सभी नोट्स के अंदर भी मैं करेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ये WL/4 होता है, ठीक है। तो वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी कितनी, WL/4, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आपका WL/4। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी WL/48 EI। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके आई, इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, उसको लेक्चर को देखने के लिए आप जो ऊपर की तरफ स्क्रीन के ऊपर आपका आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आई बटन पे प्रेस करके आप जो वीडियो के हमारी प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर हमने यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना सीखा है, वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एरिया मोमेंट मेथड हमने वहाँ पे पढ़ा था, और वहाँ से जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू थी वो सब केसेस में हमने वहाँ पे सोल्व की थी, तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। आई बटन जो ऊपर है वहाँ पे उसको प्रेस करके वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि कैसे ये वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। ये आपका जो बीम है सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन उसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है कौन सा है, यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इस केस में कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनता है, तो उसके लिए जो वैल्यू निकलती है हमारी, शियर फोर्स कितना होगा, WL/2 होगा, है ना, वही है सिंपल, RA प्लस RB कर देंगे, RA प्लस RB इक्वल टू टोटल लोड कितना होता है, यूडीएल यहाँ पे लगा हुआ है, तो यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी, W इंटू L, लेंथ की मल्टीप्लाई कर देते थे उसके अंदर हम। इसी तरह एक पॉइंट पे हमने क्या किया, मोमेंट लिया इक्वल टू 0 के यहाँ पे रख दिया, तो क्या आ जाएगा आपका RA इंटू
एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल डिस्टेंस तो लगा हुआ है, काम कहाँ पे करेगा, एक्ट करेगा हाफ पे, क्योंकि हमें पता है यूडीएल हाफ पे काम करता है, इक्वल टू 0, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जाके तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, डब्ल्यू एल बाय 2, और यही क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। इसमें आपने देखा भी होगा जब इसका जो शियर फोर्स डायग्राम हम बनाते थे वो कुछ इस तरीके से इसका शियर फोर्स डायग्राम बनता था, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम कहाँ पे होता था, जो आपके आउटर साइड से यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स होता था, और उसी की वैल्यू कितनी होती थी, डब्ल्यू एल बाय 2 होती थी ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ये तो फॉर्मूला आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट भी वहीं पे काम आ जाता है ना, बार बार यूज होता है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो याद रखना है आपको कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल उसके ऊपर लगा हुआ है, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। इसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 EI, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस आ जाता है कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड। कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर जो पॉइंट लोड हमारा वहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो अभी जो कर रहे हैं हम यहाँ पे फ्री एंड पे इसके लगा हुआ है लास्ट में डब्ल्यू लोड जो है, तो उसके लिए अगर आपको मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करना तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, डब्ल्यू के इक्वल टू ही होगा, है ना, क्योंकि और कोई रिएक्शन इसके अंदर यहाँ पे नहीं आ रही है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल, है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल। इसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम बनाए तो कैसे बनता था शियर फोर्स डायग्राम, कुछ ऐसे बनता था, है ना, कुछ इस तरीके से बनता था, बॉक्स बन जाता था पूरा, और उसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था वो कैसा बनता था, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में बन जाता था, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपकी होती थी यहाँ पे कितनी होती थी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल होती थी। इसी तरह जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 ई आई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला कैसा आता है, कैंटिलीवर बीम यूज विद यूडीएल, ठीक है। यूडीएल के साथ में आपका कैंटिलीवर बीम है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से कुछ बीम सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू इंटेंसिटी का यूडीएल लगा हुआ है, तो उसमें भी जो शियर फोर्स होगा कितना होगा, डब्ल्यू एल होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या आपके देखो जो आपके 4 केस है, ये 4 केस इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं। तो आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो तो आपको याद रख लेनी है कि किस केस में क्या वैल्यू हमारे वहाँ पे होती है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे हम वहाँ पे तो ये वैल्यूज हमारी डायरेक्ट यूज होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको ये 4 केस याद रख लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में। आरसीसी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सेम ही है। क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द बीम, जो रेजिस्टेंस हमारा बीम के द्वारा ऑफर किया जाता है, मतलब जो बीम हमारा क्या करता है, जिस जो टू अवॉइड द बेंडिंग, जो बीम के अंदर हमारी बेंडिंग आ रही है उसे, जो बेंडिंग को रोकने का जो वहाँ पे ट्राई करता है ना, कोशिश करता है उसको रोकने की, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, बेंडिंग को रोकने की जो कोशिश करता है, ठीक है। तो बेंडिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, है ना, सोम के अंदर एक बेंडिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या होती थी, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ए अपॉन आर, है ना, सोम में पढ़ी थी। तो इसी वाली इक्वेशन से क्या करेंगे हम, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको पता था एम क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था यहाँ पे, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होता है, सिग्मा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, वाई होता है डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फाइबर, ई होता है यंग्स मॉडुलस, और आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये नोटेशन आप सबने पढ़ रखी है नोटेशन। तो उसी में से सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, जो आपका अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई है, इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इक्वल टू आई इंटू सिग्मा अपॉन वाई, जैसे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई। और अभी लास्ट आपने पढ़ा था कि आई अपॉन वाई जो होता है हमारा, इसी को तो क्या बोलते हैं हम, सेक्शन मॉडुलस जेड, तो आई अपॉन वाई को रिप्लेस किससे कर देंगे, जेड से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एम इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, क्योंकि आई अपॉन वाई की वैल्यू थी जो हमारी जेड के इक्वल टू होती है। तो क्वेश्चन के अंदर जब भी आपसे क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देना है, मोमेंट इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, ठीक है। यहाँ से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। सेम नोटेशन आपको पता ही है, सेक्शन मॉडुलस जेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, एम इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड होता है, अभी हमने पढ़ लिया कि एम इक्वल टू सिग्मा अपॉन जेड होता है। इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या है, सिग्मा है हमारा, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एम बाय
जेड, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बाय जेड। तो एक ही फॉर्मूला आपका यूज हुआ, सिर्फ एम इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड आपको याद रख लेना है। इसी से अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है तो आप ये फॉर्मूला इस टर्म में लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपको बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू पूछी गई है तो आप बेंडिंग स्ट्रेस के इक्वल टू इस फॉर्मूले को लगा देंगे और वहां से जो वैल्यूज है हमारी वहां पे कैलकुलेट हम कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स वहाँ पे कर लेंगे। थोड़ी बहुत जो थ्योरी आपकी बेसिक सी थ्योरी की बची हुई है वो थ्योरी वहाँ पे कवर कर लेंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान आसान इजी इजी इसके न्यूमेरिकल होते हैं, पेपर के अंदर भी आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारा जो चैनल है सील बीट्स इसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।